हेलो एवरीवन। आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर से लेकर के 3 फरवरी तक 3 महीने का जो ये मोटा मोटा आपके पास टाइम है, इसमें किस तरह से 3 महीने में कैसा एक प्लान फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि एटलीस्ट आप इन 3 महीनों में इस तरह से चीज़ों को तैयार कर लो कि आपका RO 2023 का प्रीलिम्स ना रुके। आपको मालूम है कि RO 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 4 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। 99.99% चांसेस है कि ये 4 फरवरी को होगा, बहुत पहले ही बता दिया था। आपको भी मालूम है, कोई इसमें नई बात नहीं है। अब यहाँ से 3 महीनों में जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है उनको आपको अपने दिमाग में ढंग से समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। देखो, सिर्फ और सिर्फ जानना और समझना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो आप गेम में हो ही नहीं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ देखते रहने से, सुनने रहने से, कुछ सुनते रहने से नहीं होता है। आपको उतने अपने एक्शंस में वो चीज़ लानी पड़ेगी। ये क्रूशियल है। हज़ार लोगों को वो बात पता चलेगी कि ये करना है। उसमें से 990 लोग समझ भी लेंगे कि ये ऐसे 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 करना है, लेकिन उसमें से हार्डली 100 लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है, चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की तरफ देखना है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है। आज है 3 नवंबर। 1 नवंबर से ऑलरेडी 75 हार्ड डे चैलेंज शुरू हो चुका है। आपको मालूम है, एक बैच ऐसा है जो ऑलरेडी 3 महीने का कंप्लीट कर चुकी है अपनी साइकिल। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बहुत से लोग ऐसे थे जो पेट में लगे हुए थे या किसी और दूसरे एग्जाम्स में लगे थे, या ड्यू टू सम अदर रीजंस उन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की। वो 3 महीने उन्होंने यूटिलाइज नहीं किए, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए 1 नवंबर से फिर से 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट हुआ है। जो पुराने लोग हैं उनको इससे फायदा इस तरह से होगा कि उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, बट उन्होंने पहले कहीं ना कहीं उन चीज़ों को निपटाया था, इट्स जस्ट की कवर किया था, एक दो रीडिंग मारी थी। लेकिन अब यहाँ पर उनके लिए वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। सो उनको भी फायदा करेगा, और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आखिरी मौका है आपके पास। अगर आपको यहाँ से RO 2023 के लिए कुछ करना है प्रीलिम्स में, अगर आपको कोई भी एक ये है कि हाँ मुझे इस एग्जाम को टारगेट करना है एंड मुझे क्लियर करना है, तो ये आखिरी 3 महीने हैं आपके पास। अगर आप गंभीर हो, सिंसियर हो, तो यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड मतलब यही है कि आप अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दो RO 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम पर। और उसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप ये 3 महीने सारे भटकाव, सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो और चुपचाप बैठ करके पढ़ाई करो। बाकी इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको जैसा मन करे आप वैसा करिए। लेकिन रियलिटी यही है, जो इंसान, जो कैंडिडेट इन 3 महीनों में खुद को संभाल ले गया, खुद को स्थिर रखते हुए पढ़ाई कर ले गया, उस इंसान का नाम RO 2023 के PDF में रोल नंबर में होगा। ठीक है। अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि टारगेट भले ही आप 70-80% कर पाएँ। जो भी डेली के टारगेट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम चैनल है मेरा पब्लिकली फ्री, अनुज चतुर्वेदी UPPSC। आप सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। ऑल्दो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ अनुज चतुर्वेदी UPPSC करके, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट अगर आप 70-80% भी कर रहे हो तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए आपको। आप हज़ारों लोगों से आगे हो अगर आप 70-80% भी टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस। कभी कभार 1-2 दिन बीच में कोई आपके साथ इमरजेंसी हो गई, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आप नहीं कर पाए, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 दिन पढ़े उसके बाद 12 दिन गायब हो गए। ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो फिर आप आपके अंदर फिर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर फिर ग्रिट नहीं है, आपके अंदर फिर हार्डवर्क करने का मादा नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए। तो इसलिए आपको 70-80% टारगेट्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखिए, मैं कभी भी आपसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर प्रेशर नहीं डालता था, कभी एम्फेसिस नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ से आखिरी जो 3 महीना है उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 5 घंटे यहाँ से दें। आपकी जो सिचुएशंस हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपके जो भी हालात हैं, आप मेरे साथ शेयर करोगे, मैं उसको समझता हूँ, मैं उसको समझ सकता हूँ। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ या समझ पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी सारी चीज़ समझ जाऊँ, और एग्जामिनर तो बिल्कुल भी नहीं जानता। एग्जामिनर तो इवन आपको जानता भी नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो, उसके लिए सिर्फ आप 10 लाख हो। जो 10 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, आप एग्जामिनर के लिए सिर्फ 10 लाख है। वो इंडिविजुअली आपको नहीं जानता कि आप राकेश हो, रमेश हो, या कोई भी इंसान हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए आपको यहाँ से 5 घंटे पुट करने ही करने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं आप ज़्यादा करिए। जितने भी फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ से अगर आप 8 घंटे 7 घंटे भी डेली दे रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कम मत देना। 7 घंटे तो मिनिमम दो। 7-8 घंटे में अगर आप दोगे तो आपका बर्नआउट भी नहीं फील करोगे एंड आप कंफर्टेबली चीज़ों को कर पाओगे। 5 घंटे वो लोग दें जो बहुत ज़्यादा, जिनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड उनको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। 5 घंटे वो भी दें। अगर वो 5 घंटे से कम देंगे तो टू बी ऑनेस्ट आप उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाओगे रेस के अंदर, जो ऑलरेडी 8 घंटे पिछले 3 महीनों से दे रहे हैं, 6 घंटे पिछले 3 महीनों से दे रहे हैं। एंड मेरे पास ऐसे लोग हैं, कम से कम 100 लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनका मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप उनका हार्ड वर्क देख लोगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आप सो नहीं पाओगे रात भर कि अरे लोग तो ऑलरेडी इतना कर चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। डे टू डे बेसिस पे 3 महीनों तक लोगों ने किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आप देखोगे उन्होंने
डिसिप्लिन दिखाया है कि क्या होता है, डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, डेली बेसिस पे चीज़ें शेयर कर रहे हैं। जो शेयर नहीं भी कर रहे हैं, शेयर करना इट्स लाइक कि आपकी एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, उसका बस मतलब इतना है। जो लोग शेयर नहीं भी कर रहे हैं ना, उनके पास भी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पास एक रजिस्टर है, कॉपी है, और उन्होंने खुद को ट्रैक किया है। बिकॉज मैंने डे वन से कह दिया था कि यू हैव टू ट्रैक योर सेल्फ। आप एक भी दिन टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और अगर वेस्ट करोगे तो आप लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर अपने टाइम वेस्ट किया है, तो आगे से आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहोगे एंड फर्दर वो गलती रिपीट नहीं करोगे। तो अब लोगों के अंदर वो चीज़ आ चुकी है। मेरे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, लोग उसमें खुद को ट्रैक करना सीख गए हैं, एंड ट्रैक करने की वजह से उनकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर है। पूरे 3 महीने का लोगों के पास एक टारगेट है कि मैंने इतने दिन पढ़ाई की, इतने दिन नहीं की, यहाँ पर बीच में मैं 10 दिन गायब था, ये 12 दिन यहाँ पर मैं ये नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं इसको कवर कर लूँगी। एंड पीपल हैव डन दैट थिंग, लोगों ने किया है वो। एंड 75 हार्ड डे चैलेंज हुआ है, लोगों के पास रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया है। डे 1, डे 2 का, डे 3 का सबके पास बनना शुरू हो गया है। वरदान बैच है मेरा पेड वाला, उसमें तक इवन लोगों ने करना शुरू कर दिया। मैंने उसमें भी यही चीज़ बोली, वरदान करंट अफेयर जो पेड है उसमें भी मैंने यही चीज़ बोली कि आपको ट्रैक करना है। जितनी भी चीज़ें मैं दूंगा, जो भी वहाँ पे पीडीएफ में शेयर करूंगा, आपको ट्रैक रखना है कि आपने वो पीडीएफ कंप्लीट किया नहीं की। लोग मुझे शेयर तक करते हैं। सो इस तरीके की कमिटमेंट आपके अंदर एक होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, अगर आपको ROE 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो। यही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोसेस को अच्छा बनाती है, और जो ये प्रोसेस है यही आपको रिजल्ट देती है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि ओवरनाइट होता है, नहीं, ओवरनाइट सिर्फ आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन जो आपने उसके पीछे 3 महीने मेहनत की होगी ना, वो एक्चुअल में आपको ओवरनाइट सक्सेस देगी या ओवरनाइट आपका रिजल्ट देगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। 5 घंटे आपको हर हालत में यहाँ से देने हैं। अब वो आप मैनेज खुद करिए, उसमें आई कांट हेल्प यू कि लाइक कैसे मैनेज करें, क्या करें। 5 घंटे यू वुड हैव टू टेक, आपको कैसे भी करके निकालने पड़ेंगे। आप कहीं पर भी अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो आप छुट्टी लो। अगर आप और कहीं से थोड़ा सा कुछ सर्विसेज बाई कर सकते हो, लाइक अगर आप बहुत सारे घर के काम करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करते हो, तो ट्राई करो कि आप हर जगह पर सारे काम खुद मत करो। किसी को, एक बंदे को हायर करो एंड उसको उसकी चीज़ के लिए पैसे दो एंड करो। फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर टाइम बचा सकते हो करो। अगर आपके पास फंड्स हैं या अगर आप मैनेज कर सकते हो तो अपना टाइम, इसमें जो टाइम है वो मनी है, टाइम ही पैसा है, टाइम करेंसी है इस टाइम पर। तो टाइम को बचाओ, रादर देन कि आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स पर कर रहे हो एंड आप 5 घंटे भी खुद के लिए नहीं निकाल रहे हो। 5 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होगे कि इन 5 घंटों की वैल्यू क्या होने वाली है। इसके बाद में एक बहुत मेजर सेक्शन जो है वो ये है कि हिंदी के लिए क्या किया जाए। देखिए, हिंदी में जितने भी स्पेशली इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अगर मैं बोलूँ नाइटमेयर है तो कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज बुक्स और जो सोर्सेज हैं उनमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं एंड साथ में हिंदी काफ़ी चैलेंजिंग है। हिंदी में आपको देखिए ध्यान रखना है, हिंदी में जो सबसे चीज़ काम करती है, सबसे ज़्यादा काम करती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता हूँ, वो ये है कि हिंदी में आपको डेली पढ़ना है। हिंदी में ये मैटर नहीं करता है कि आपने एक दिन 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा, देन आप 12 दिन गायब हो गए, आपने एक दिन 8 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन आप गायब हो गए। नहीं, हिंदी में आप डेली आधा घंटा से 45 मिनट पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और एक दिन में सारी चीज़ें करने की मत सोचिए। वो इंसान कभी भी एक्सेल नहीं कर पाएगा हिंदी के अंदर जो ये सोचेगा कि एक दिन में मैं सारा कर लूंगा। भाई, पर्यायवाची एक शब्द के 10-10, 12-12, 15-15 हैं, और इस तरीके की कुछ 150 पर्यायवाची शब्द हैं। आप एक दिन में सबके कैसे याद कर लोगे? इवन आप 50 भी याद नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप कर भी लोगे तो आप उनको भूल जाओगे। यू विल नॉट रिटेन देम। एंड अगर आपने पढ़ा उसको रिटेन नहीं किया तो एग्जाम में आपका आंसर नहीं निकलेगा। और अगर आपका एग्जाम में आंसर नहीं निकलेगा तो आपने पढ़ा क्यों था? क्यों पढ़ा फिर आपने टाइम क्यों वेस्ट किया, अगर आप उसका आंसर ही डिड्यूस नहीं कर पा रहे हो इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो इसलिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको डेली आधा घंटा से 45 मिनट पढ़ना है। 5 पर्यायवाची पढ़ो, 10 विलोम शब्द पढ़ो, फिर अगले दिन 10 फिर पढ़ो। जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, सिर्फ 10 पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। अगर एक दिन में 10 पढ़ोगे, 10 दिन तक पढ़ोगे, कितने हो गए? 100 हो गए ना। यही चीज़ अगर 30 दिन तक करोगे तो कितने हो गए? काउंट आप खुद कर लो। इस तरह से होती है तैयारी। कभी भी एक दिन में पागल नहीं होना होता है कि एक दिन में करेंगे। जो एथलीट होते हैं, आपको क्या लगता है कि एक दिन उन्होंने जाकर के 20 किलोमीटर की स्प्रिंट मार दी, या फिर वो एक ही दिन में बेंच प्रेस लगा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, 200 किलो पे स्क्वाट्स मारे? नहीं, उन्होंने धीरे धीरे वेट किया होता है। पहले 10 किलो से, फिर 20 किलो से, पहले 1 किलोमीटर गए, देन 2 किलोमीटर गए, देन धीरे धीरे 3 किलोमीटर गए, देन 1 हफ्ता उसी में चल रहे हैं, देन उन्होंने धीरे धीरे पेसअप किया, स्पीड अप किया। सो दिस इज द प्रोसेस को अप्रिशिएट करो। एक दिन में अगर इस चीज़ के चक्कर में पड़ोगे कि शॉर्टकट ले लें और मेरा जल्दी 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 हो जाए। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर शॉर्टकट लोगे दोबारा करना पड़ेगा। शॉर्टकट लोगे दोबारा करना पड़ेगा। जल्दी के पीछे मत भागो, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, मिल जाएगा रिजल्ट उसका। लेकिन अगर ये सोचो कि जल्दी कर लें, मेहनत ना करनी पड़े, तो वो फिर मेहनत आपको 4 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी, 4 टाइम ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए डेली आधा घंटा से 45 मिनट करो, धीरे धीरे करो और उसको ट्रैक करो। जैसे आज आपने अगर 10 विलोम शब्द किए, 10 आपने विशेषण विशेष देखे, 10 आपने तत्तम देखे, तो उनको ट्रैक करिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप 10 दिन पढ़ाई कर लेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि देखो मैंने 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द डेली किए थे, तो मेरे पास 20 दिन के बाद में इतने हो गए।
200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए, तो ऐसे पास आपके पास जब रिकॉर्ड रहेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रिपरेशन कि हाँ आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अदरवाइज तो आपने आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन आप फिर भूल गए कि आप क्या कर रहे थे, तो आपको फिर स्ट्रेस तो हो गई, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ योर टाइम है ना वो आप वेस्ट कर रहे हो और पढ़ कम रहे हो और आपने उसको ट्रैक भी नहीं किया। तो आपके दिमाग में, आपका दिमाग यही सिग्नल देगा कि भाई तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा हो नहीं रहा है। फिर आप 10 जगह पूछोगे और 10 जगह पूछने से कुछ होगा नहीं। ये जो 3 महीना है ना, इसमें सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, बैलेंस आउट करनी है। यू हैव टू सी कि मैं कैसे इसको यूटिलाइज करूं। बहुत जगह 10 जगह शेयर करने से, पूछने से कुछ नहीं होगा। इस समय आपको कॉपी और पेन लेकर के खुद के साथ बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है, लेकिन यही इंसान से नहीं होती है। बोरिंग होएगा ये, चैलेंजिंग होगा ये, आपका मन नहीं करेगा। 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन से मन करेगा घूम आए, 2 दिन ब्रेक ले लें, बट नहीं, आप नहीं कर सकते। ब्रेक तब लो जब आपका ब्रेक की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो। ब्रेक पर भी ब्रेक होना चाहिए। इसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स का एक ऑलरेडी पेड बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है। 24 अक्टूबर को मैंने लॉन्च किया था, दशहरा के दिन। उसका नाम है वरदान। ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी हो चुके हैं करंट अफेयर्स के लिए। आप चाहो तो वरदान ले सकते हो। अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से कर लो, वेल एंड सो गुड, आराम से करो। अगर आपसे खुद नहीं हो सकता या आपको लगता है कि हाँ इससे साथ में ज्वाइन करने से आपकी एक कंटिन्यूटी बनेगी, एक निरंतरता बनेगी और आपका तैयार हो जाएगा, और आपको मेरी प्रोसेस पर भी भरोसा है, जिस तरह से मैं शेड्यूल के थ्रू, टारगेट के थ्रू, डेली बेसिस पे चीज़ें करवाने में विश्वास रखता हूँ प्रोसेस में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो फी है या ब्रोशर है या जो सैंपल है वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर पड़ी है। मेरा नंबर भी है वहाँ पर, लेकिन जिसको ज्वाइन करना हो वही प्लीज़ मैसेज करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं, यूट्यूब पर शेयर कर रखी हैं। लाइक तैयारी कैसे करें, क्या करें, कौन सी बुक लिस्ट है, क्या है, A to Z सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं। तो अगर आपको ये सब बेसिक चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ आप उनको देखिए। मैंने उसमें 20-20, 25-25 मिनट में, आधे घंटे में सब कुछ खोल के रखा है, जो आपने कभी किसी चैनल पर ऐसे नहीं देखा होगा। अगर आपको विश्वास ना है तो आप जाकर के देख लीजिए, तो उससे आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। मैं आपको 2-5 मिनट में कोई चीज़ बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन आप उससे वो नहीं सीख पाओगे जो मैंने ऑलरेडी 20 मिनट में किसी वीडियो में बता रखा है। चाहे वो किसी बुक्स के बारे में हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हो। इसके अलावा अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लोगे, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डालता भी हूँ, शेयर भी करता रहता हूँ। तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करोगे। सो मैं बार बार शेयर नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ आपको, लेकिन आप अगर हो सिंसियर और आपको लगता है कि हाँ मेरी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो आप ज्वाइन करो, तो आपको फायदा मिलेगा। वरदान का भी यही है पेड कोर्स का, एंड जो टेलीग्राम चैनल है वो तो फ्री है। 75 हार्ड डे जो चैलेंज है वो वहीं पे चल रहा है, वहीं से शुरू हुआ था। यूट्यूब उसका एक पार्ट है। बाकी रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की जो क्लासेज है वो ऑलरेडी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मे बी कि मैं बहुत ज़्यादा उसको कंटिन्यू ना करूँ, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो वो क्लासेज चलती रहेंगी एंड यहाँ से स्पीड अप ही होगा, पेस अप होंगी चीज़ें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घटना चक्र ल्यूसेंट में नहीं होती हैं। तो वो सारी चीज़ें करवाऊंगा मैं। अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ से एक बात ध्यान रखो कि ये जो 75 दिन आपके पास हैं, इसमें खुद को डेडिकेट कर दो। डेडिकेट कर दो मतलब डेडिकेट कर दो। ये सब चिंता अभी पहले दिन से मत करो कि कितने सब्जेक्ट तैयार होंगे, क्या होगा। 3 महीने जो एक बैच ऑलरेडी तैयारी करके गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जिन्होंने तैयार किया था, उनसे एक बार पूछ लो। कमेंट्स में इवन आपको कई लोग मिल जाएंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने कितने सारे सब्जेक्ट्स को 2-2 बार पढ़ लिया, कितने सारे सब्जेक्ट्स में वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनके साथ मेजर सब्जेक्ट्स वो अच्छे से गो थ्रू कर चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घटना चक्र में नहीं है, ल्यूसेंट में नहीं है, वो उनकी तैयार नहीं है, या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो उन्होंने रिवाइज बहुत ज़्यादा नहीं किए, लेकिन अगर अभी उनको 1 हफ्ता दे दो ना तो वो आपसे 10 गुना अच्छी स्थिति में होंगे। वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस पे प्रोसेस में भरोसा किया, ट्रस्ट किया एंड उसको फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ नहीं रहे थे, वो डेली पढ़ते थे। अगर कोई इंसान तो जो इंसान डेली बेसिस पे अपने एफर्ट्स को पुट करता है उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, जो कि उनको मिला है। अगर आप करोगे आपको भी मिलेगा। आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि 75 दिन में होगा नहीं होगा, सब हो जाएगा। दैट्स माई हेडेक, दैट्स माई जॉब। वो मैं इस तरह से प्लान करूंगा, इस तरह से शेड्यूल करूंगा, वीडियोज़ भी इस तरह से आएंगे यूट्यूब पर कि वो आपका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। वो आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें आपको शेयर करी जा रही हैं, जिस चीज़ का वीडियो बनाया जा रहा है उसको आप पढ़ें, उसको आप अगर उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर मैंने बोला है कि आप रिवाइज करिए तो रिवाइज करिए। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी लोग 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 5 घंटे मिनिमम करना है। जितने भी लोग 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे आज से 3 महीने तक वो 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो आप गेम में नहीं हो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो आप गेम में नहीं हो। यू आर नॉट इवन अ गेम। हो ही नहीं, आप कहीं नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो, क्योंकि आपने पढ़ बहुत लिया, आपने जान बहुत लिया, आपने इन डेप्थ आप पूरा पढ़ रहे हो। लेकिन आपसे कोई पूछ रहा है, आपको लग रहा है यार मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। एग्जाम के पहले आपको ये लग रहा है यार सब कंफ्यूजन हो रहा है। आपका नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा बिकॉज आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो प्रेशर और ज़्यादा होगा, एंग्जाइटी और ज़्यादा होगी। एंड अगर आपके दिमाग में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले रिवाइज कर लूँ एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, तो फिर आप वहाँ पर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे अपनी नॉलेज जो आपने इतना पढ़ा है ना,
ओवर द 3 मंथ्स उसको आप वहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो आपकी नॉलेज है उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ये आपकी ड्यूटी है, ये नौकरी की तरह है ये, कि मुझे 1 घंटे तो रिवीजन करना ही करना है। समझनी पड़ेगी आपको इसकी वैल्यू, वरना आपका नहीं हो पाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बहुत हार्श हो रहा हूँ या रूड हो रहा हूँ। इसकी वैल्यू समझो। रिवीजन इज एवरीथिंग। बुक्स ये सब सेकेंडरी है, सारी चीज़ें सेकेंडरी है। जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ना, तो उसके नोट्स पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा कि तुम ये करो वो करो, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो। ये मैटर ही नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, इतना मैटर नहीं करता ये मैटर करता है कि कैसे पढ़ रहे हो, हाउ डू यू डू दिस। इसको आपको समझना पड़ेगा। और जो भी लोग 5 घंटे से ऊपर पढ़ रहे हैं, लाइक अगर आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 घंटे रिवाइज करना है आपको। 2 घंटे जितना रिवाइज करोगे उतना अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाओगे। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में खड़े हुए हैं और आपके बगल में और लोग खड़े हुए हैं जो पेपर देने आए हुए हैं, अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो रिवीजन बढ़ा दो। जितना रिवीजन बढ़ाओगे उतना आपके दिमाग में चीज़ें यहाँ पे टिकना शुरू होंगी। और जब खुद पर भरोसा, जो आप बात करते हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप रिवाइज कितना करते हो मुझे बताओ। आपने पिछले 7 दिनों में कितने घंटे रिवाइज किया है मुझे बताओ। अगर डेली आपने 1 घंटे में रिवाइज किया होता तो आपने हफ्ते में 7 घंटे रिवाइज किया होता, 2 घंटे किया होता तो 14 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया होता। और रिवीजन में जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा, आपका टाइम कम होता जाएगा जो आपको रिवीजन में लगता है। उससे क्या होगा कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपकी कमांड बनना शुरू हो जाती है, आपके दिमाग में चीज़ें यहाँ से टिकना शुरू हो जाती हैं। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि नहीं यार, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मैं चीज़ें कर पा रही हूँ, मुझसे चीज़ें हो पा रही हैं। लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, आप हियर एंड देयर इधर उधर भागते रहोगे। आपको यही लगता रहेगा यार ये हो जाए वो हो जाए, कैसे होगा का तरीका यही है। चुपचाप कॉपी पेन उठाओ और आज से केवल टारगेट बनाओ कि मुझे इतनी चीज़ पढ़नी है और वो चीज़ पढ़ लो। अगर ये सोचोगे एक दिन में मैं सब कर लूँ, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट होगा दिमाग पे, और ये लगेगा कि कैसे होगा, बाकी सबने तो ऐसा कर लिया है। लेकिन जिस दिन कॉपी पेन उठा करके ये सोचोगे कि ये माउंट एवरेस्ट है, एक दिन में 50 किलोमीटर नहीं चल सकता, मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर चलूंगी, सिर्फ 5, आज 5 चलूंगी, फिर कल का देखेंगे, अगर हिम्मत बची तो कल करेंगे। तो 5 कर लोगे तो अगले दिन 10 कर लोगे, फिर अगले दिन 15 कर लोगे। लेकिन अगर एक दिन में सोचोगे 50 कर लें तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी 50 किया नहीं है ना, आपकी वो आदत ही नहीं है, आपकी वो डिसिप्लिन में नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ आ नहीं पा रही है, एक अनुशासन नहीं बिल्ड हो पा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो 75 हार्ड डेज आपका है, इसका 3 हफ्ते का या 1 महीने का प्लान मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगले 1 महीने में क्या होने वाला है। उसके बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह टेलीग्राम पर भेजता रहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। PDF इसलिए रहेगी सो दैट बहुत से लोगों को जिनको लगता है कि PDF के थ्रू सारी चीज़ें मिल जाएँ और सारी चीज़ें पता रहें, एंड उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं खुद को। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ कैंडिडेट बहुत आगे हैं, बहुत स्मार्ट हैं। वो क्या करते हैं कि उनको जैसे आपने एक दिन का टारगेट किया, तो वो जो दूसरे तीसरे चौथे दिन का टारगेट होता है, अगर उन्हें पता चल जाता है, वो उसको तैयार कर लेते हैं पहले ही। तो इस तरीके की स्पिरिट होनी चाहिए। आई लव दिस थिंग पर्टिकुलरली। अगर आपको बताऊं तो मुझे इस टाइप के कैंडिडेट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो पहले ही 1-2 स्टेप आगे चलते हैं और वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी तैयार कर लें। तो इसलिए 3 से 4 हफ्ते का जो टारगेट है, जो 1 महीने का टारगेट है, वो मैं ट्राई करता हूँ बहुत जल्दी आपको शेयर करके भेज दूँ। उसके अकॉर्डिंग आप लोग ढालिए खुद को कि मुझे इतने महीने में या इतने हफ्तों में मुझे यहाँ पे ये चीज़ तैयार करके बैठना है। यही तरीका है अपनी भीड़ से अलग होने का। खुद को भीड़ से अलग कर दो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, छोटी बात भी है ये, जरा सी बात है, 1 लाइन की बात है, लेकिन खुद को भीड़ से अलग कर दो। और खुद से ये पूछो अभी ये वीडियो देखने के समय कि क्या आप एक भीड़ का हिस्सा हो या एक अलग आइडेंटिटी है आपकी, कि आपके अंदर यहाँ पे वो दिमाग है जो आपको भीड़ से अलग कर सके। और अगर है तो काम फिर उस तरीके के करो। एक इंसान डे वन का कर रहा है, डे 2 का कर रहा है, डे 3 का कर रहा है, आप उससे 2 लेवल आगे चलो, 2 स्टेप आगे चलो, आगे की चीज़ें तैयार करो, टाइम देखो कैसे निकाल सकते हो। एंड ये बहुत ही बेसिक फंडा है कि अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, घंटे बढ़ा दो पढ़ाई के। अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत करोगे ना, ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप कितना भी एवरेज इंसान हो, कितना भी आपका IQ कम है, कितना भी आप आप अंदर से फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो, शार्प नहीं हो, आपका दिमाग तेज़ नहीं है, आपको चीज़ें रिटेन नहीं होती है। लेकिन अगर आप हार्डवर्क ज़्यादा करोगे ना, आप घंटे ज़्यादा पुट करोगे और हार नहीं मानोगे, आपके अंदर ये होगा कि नहीं मुझे करना ही करना है, नेवर गिव अप टाइप एटीट्यूड होगा, तो आप कर ले जाओगे। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो इंसान का, अगर कोई इंसान बहुत एवरेज लेवल का भी है ना, तो भी उसको ऊपर खिसका देती हैं, ऊपर लेके जाती हैं उसको। बट ये सब चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। सब सुनने जानने से नहीं होता है। सुनने जानने में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, कथा की तरह लगेगी, कहानी की तरह लगेगा। सुनोगे 15 मिनट, उसके बाद में फिर से वही करने लगोगे जो आप अभी तक कर रहे थे। क्या टाइम वेस्ट? उससे नहीं होगा। आज से एकदम लग जाओ, एकदम लग जाओ, मतलब एकदम लग जाओ। आज से चीज़ें स्पीड अप होने वाली हैं। चाहे वो आपका पेड कोर्स वरदान की बात हो, चाहे आपकी यूट्यूब पर वीडियोस की बात हो, चाहे आपका जो टेलीग्राम चैनल पर ये जो 75 हार्ड डे चैलेंज है इसकी बात हो, हर चीज़ यहाँ से स्पीड अप होगी। क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। यहाँ से अगर आप चूक गए तो फिर आप हमेशा के लिए चूक जाओगे। फिर RO 2-3 साल तो आना नहीं है, तो RO तो आप भूल जाओ। फिर आप UP PCS वगैरह में देखना कि आप क्या कर सकते हो।
इसलिए इसमें अब पूरी जान अपनी डाल दो, यहाँ से जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ 75 हार्ड डे चैलेंज जो है उसका नाम ही यही है, 75 हार्ड डे चैलेंज। ये हार्ड डेज होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ के रोज़ बहुत ईजी चीज़ें मिलेंगी एंड सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी स्मूथ एंड आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा एंड आप आराम से चिल करते करते सारी चीज़ें कर लोगे। नहीं, यहाँ से आज से 75 हार्ड डे चैलेंज थोड़ा सा हार्ड होगा। आपके पास जैसा टाइम नहीं बचेगा कि आप टाइम वेस्ट कर पाओ, इधर उधर टाइम अपना लगा पाओ, तो इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मेरे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरे लिए भी मेरी भी लिमिटेशंस हैं, मतलब मैं भी चाहते हुए भी बहुत सारा लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या नहीं, मैं देखता ज़रूर हूँ। तो आप शेयर कर देंगे तो मुझे पता रहेगा। तो उससे होता क्या है कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे 100 लोग ऐसे हैं, 100 लोगों ने सेम क्वेरी की, तो सेम क्वेरी को 100 लोगों को अलग अलग बताना इज़ नॉट पॉसिबल, समझना पड़ेगा आपको ये। तो मैं क्या करता हूँ, फिर उसका वीडियो बना देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो 100 लोग को उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते रहोगे, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब कमेंट के थ्रू हो, चाहे वो पर्सनली हो, तो मैं उसको ध्यान रखता हूं। तो मैं उसका या तो वीडियो बना देता हूं या मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं या उसका मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल देता हूं। बट सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो प्लीज़ उसके लिए नाराज ना होया करिए। पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं मेरे अंदर कोई वो चीज़ है लाइक इट्स लाइक पार्शियलिटी या समथिंग कि मैं किसी एक को कर रहा हूँ या दूसरे को नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट कि हो ही नहीं पाता है बिकॉज मेरे पास भी वही है, 24 आवर्स हैं एंड आई हैव टू डू सो मैनी थिंग्स फॉर यू एज वेल। सो इसलिए मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं ऐसी क्या चीज़ आपके लिए करूँ सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन में एक्सेल कर पाओ, बढ़िया कर पाओ। क्या ऐसी नई चीज़ सिखा पाऊँ, किस तरह से सिखा पाऊँ नए तरीके से, सो दैट आप एक्सेल कर सको, आप कुछ बढ़िया सीख के जाओ यहाँ से। क्योंकि बाकी तो कॉपी पेस्ट, बाकी तो किताबें मार्केट में हैं, आप उनको ले लो, पढ़ लो, बेस्ट टीचर्स हैं वो, उससे बेस्ट टीचर कोई नहीं है। लेकिन जब किताबों का काम भी नहीं हो पाता है इंसान से, किताब से भी इंसान नहीं कर पाता है, तो फिर एक मेंटर की या एक कोचिंग की या इन सब लोगों की वैल्यू होती है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। बेनिफिट लो, हर चीज़ से बेनिफिट लो, उसमें ये देखो कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, आपका ये गोल होना चाहिए। इसके बाद में जहाँ से भी आपका जो भी सोर्स है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ये आज के आज कर लेना, वरना आपको डूबने से कोई बचाएगा नहीं। फिर 3 नवंबर है, आज ये चीज़ पॉइंट नोट कर लेना, जहाँ से भी पढ़ना है आगे के 3 महीने उसको फिक्स कर लो। इसके बाद बदलना नहीं। अगर यहाँ से आप रोज़ के रोज़ ये बदलते रहोगे कि आज आपने घाटा चक्र लिया, देन आपने कल ल्यूसेंट लिया, कल आपने फिर जाकर अरिहंत की किताब ले आए, मनोहर पांडे की, देन आप कोई और बुक ले आए, देन आप बुक शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कोई एक बहुत कलरफुल प्यारी सी किताब देखी, वो ले आए, फिर किसी इंसान ने बताया कि ये बुक बहुत अच्छी है, ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, फिर आप वो ले आए। पहले एक टेस्ट सीरीज कोई ले लो, मार्केट से उठा लो, सब मार्केट में सब मिलता है आजकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में मिलती नहीं है। कोरियर कर लो, दिल्ली से मंगा लो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं आएगी। कहीं भी बैठे हो आप, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी एरिया में, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हो, हर चीज़ मिल जाती है। वहाँ से देखो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज पहले ले लो और उसको लगाओ। उसको टेस्ट सीरीज को इस पर्पज से मत लगाओ कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर अभी नहीं आएंगे। जब आपने पढ़ाई नहीं किया तो नंबर कहाँ से आएंगे, नंबर नहीं आएंगे। बट उसको कंटेंट के लिए सीखो, उसको उससे लर्न करो कि क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड वेदर डू यू नो और नॉट, आपको ये देखना है वहाँ पर। तो आप कंटेंट के लिए पढ़ो। तो पहले जो चीज़ आपके पास है उससे बना के खा लो। ये मत सोचो कि अरे जब बड़ी इलायची होगी, जब उसमें यहाँ पर ये होगा, धनिया होगा, करी पत्ता होगा, देन हम उसको गार्निश करके सब्जी बनाएंगे, देन हम अच्छे से खाएंगे, देन बटर रोटी लगाएंगे, देन उसमें दाल मखानी बना लेंगे। नहीं, इतने ख्याली पुलाव मत बनाओ। जो आपके पास पहले है वही लगाओ। मोगरा है, मोगरा चावल है, बासमती है, सिंपल वो चावल बनाओ, दाल बनाओ, हल्का सा उसमें देसी घी से तड़का लगा लो, हींग जीरा डाल के, जो भी डालते हो, और उसके बाद में बस उसको बना के खा लो। ये बियर मिनिमम है। आप इस अगर चीज़ में बैठे रहोगे कि जब मेरे पास सारी बुक्स होंगी, सारी टेस्ट सीरीज होगी, जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। जिसने ये प्लानिंग करी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बैठ करके टेस्ट सीरीज लगाऊंगा या लगाऊंगी, वो टेस्ट सीरीज लगा चुका। और टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, DIA सबसे बेस्ट है। मेरा कोई उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, किसी ने मुझे कोई वो नहीं किया। ये बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कंटेंट अच्छा है, चीज़ अच्छी है, बच्चे को हेल्प करती है। कैंडिडेट के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगाना है तो आप DIS लगाइए, आपको हेल्प मिलेगी। वरना इसके अलावा और भी मार्केट में कई सारी हैं, वो भी अच्छी है। ऐसी बात कोई नहीं है कि कोई अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। आप DIS की लगाइए, GS वर्ल्ड की लगाइए, आप पीसेस मंत्रा की लगा लीजिए, जो आपके पास है वो लगाइए। लेकिन पॉइंट ये है कि जो टेस्ट सीरीज में दिया है उसको आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, और जो उसमें कंटेंट दिया है उसको आप रिटेन कैसे करते हो। क्या आप इस लायक हो कि आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सको। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज लगाई, उसका क्वेश्चन मान लीजिए आ गया एग्जाम में, तो वहां पर एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया तुमने DIS की लगाई थी, GS वर्ल्ड की लगाई थी, पीसेस मंत्रा की लगाई थी या फलाना किसी की लगाई थी। वो ये पूछेगा कि तुम्हें ये आता है या नहीं आता है। बाकी अपने स्तर से हर इंसान बहुत बेटर प्रयास करता है। कोई ऐसा नहीं है कि GS वर्ल्ड वाले कम प्रयास करेंगे या DIA वाले कम प्रयास करेंगे या पीसेस मंत्रा वाले कम प्रयास करेंगे। मैंने बहुत बार बताया, 4-5-6 बार वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको जो अच्छा लगे उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर कोई और अगर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, डिकोड कर रखी है, कोई भी कर रखी है, उनका लगाइए।
कोई भी नोट्स या कोई भी किताब खराब नहीं है, समझो इस चीज़ को। यहाँ से होता है खराब और अच्छा। आपने सोच लिया कि ये अच्छा है तो अच्छा है, यहाँ से खराब देख लिया तो फिर खराब है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसके अलावा ये मैटर करता है कि आप जो चीज़ दी है, जो मटेरियल आपके पास है, उसको आप यूटिलाइज कैसे करते हो। इसलिए ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम अगर मेरे पास 100 मैसेज अगर डेली के आते हैं, एक बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, 100 मैसेज अगर मेरे पास आते हैं तो उसमें से 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं का पेड बैच या कोचिंग ले रखी है, उसके बाद भी वो उस मटीरियल कोचिंग नहीं, मतलब मटीरियल नहीं पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अभी वो जो नया मटीरियल है जैसे घटना चक्र ल्यूसेंट है वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपके पास जो है पहले आप उसे पढ़ लीजिए, अगर आप उससे पढ़ सकते हैं तो। अगर आप पढ़ ही नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, तो जो फिर नई चीज़ें आप उसको लीजिए, लेकिन फिक्स करिए। जो इंसान फिक्स नहीं करता है वो फिर क्या करता है, इधर उधर मटेरियल को चेस करता रहता है या इधर उधर भटकता रहेगा, और भटकने से क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। आपने अगर आज कोई ये किताब चूज कर ली है, ऑप्ट कर ली है, पिक कर ली है, उस पर स्टिक करोगे तो रोज जब उसको पढ़ोगे या हर 2-4 दिन बाद भी अगर गैप के बाद भी उसको पढ़ते रहोगे तो आप वो चीज़ तैयार कर लोगे। ये चीज़ आपको समझनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और शेयर कर देता हूँ, ये बिल्कुल लास्ट है, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ तक लोग आएंगे नहीं, लेकिन जो आएगा वो यहाँ से काफ़ी सीख के जाएगा, आई एम वेरी श्योर। PYQ यानी कि ROE के एंड UPPCS के, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ROE का है तो क्या मुझे UPPCS के लगाने हैं? बिल्कुल लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं। आपने मेरे एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखे इसीलिए आप ये बात पूछ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखे होते तो आप ये बात कभी इस लाइफ में तो नहीं पूछते। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू ना किसी चीज़ की वो PYQ की है, मेरी भी वैल्यू नहीं है। मैं खुद की वैल्यू बता रहा हूँ जो कि मेरी वैल्यू है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू नहीं है PYQ के सामने। आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इसलिए आप इसको ले लो और निकाल ले जाओगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ भटकना है तो भटकने वाले के लिए फिर मैं एक लिमिट से ज़्यादा फिर उसको मैं कैसे समझाऊँ आप बताओ। PYQ ROE UPPCS के एकदम चार्ट जाइए, आप इसको अच्छे से तैयार करिए, इसमें अपना सर्वस्व दीजिए। जितना आप इसमें खुद को रगड़ेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, और लोगों ने ग्रो किया है आप भी करेंगे। कमेंट जरा देख लिया करो एक बार, जो लोगों ने जो शेयर की चीज़ें उनका एक्सपीरियंस है, उससे कुछ सीखो, उनसे जलो नहीं, उनसे ईर्ष्या नहीं रखो, उनसे देखो कि भाई ये लड़की कैसे कर रही है, ये लड़का कैसे कर रहा है, ये जो है रमेश जी ये कैसे अच्छा कर पा रहे हैं, ये जो स्वाति जी हैं ये कैसे बेटर कर पा रही हैं। यू हैव टू सी, और उनसे सीखो, ऑलवेज लर्न। घटना चक्र बेयर मिनिमम है, बेसिक है। अगर आपने घटना चक्र अभी तक नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो, फिर बहुत पीछे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप पीछे हो। अगले 3 महीनों में अपना टारगेट बनाओ कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स की घटना चक्र को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ तैयार नहीं करना है, जल्दी तैयार करना है। ये जो कंपटीशन का ये जो दौर है, जो युग है, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, तो आपका क्यों होगा? जल्दी पढ़ाई कौन करेगा, जल्दी रिटेन कौन करेगा? अगर 4 PDF हैं, 4 PDF में आप जल्दी कैसे तैयार कर सकते हो विद एफिशिएंसी, मतलब एक्यूरेसी भी हो और जल्दी भी कर लो, तो आप उससे ऊपर आ जाओगे। मोटा मोटा गेम है कंपटीशन से अलग होने का, भीड़ से छट के अलग आने का। ये बेसिक चीज़ है। गलतियों को कम कर दो, गलतियां अपनी अगर मिनिमाइज़ नहीं करोगे तो वही रिपीट करते रहोगे गलतियां, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को परस्यू करो, जो चीज़ कर रहे हो उसको एनालाइज करो कि जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। इस तरह से चीज़ों को चलो। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, PYQ, घटना चक्र, ल्यूसेंट, ये बेसिक है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने UPSC की तैयारी कर रखी है, आपने 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, आपने ऑलरेडी 3 बार मेंस लिख रखा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। घटना चक्र आपके काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके लेवल का कंटेंट, उतनी नॉलेज आपको चलते फिरते है, तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जिस इंसान ने इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रखा है, पहले भी कहीं कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, किसी कोचिंग का मटीरियल है वो भी नहीं पढ़ा है ढंग से, आपने कुछ नहीं आता आपको, और फिर अगर आप घटना चक्र भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपको नॉलेज आएगी? मेन तो जो वैल्यू है वो ज्ञान की है ना, जो नॉलेज की है ना। अगर आपके पास वो ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे? तो इसलिए घटना चक्र को वैल्यू दो। बार बार उसमें आप इस चीज़ को लेकर के डाउटफुल मत हो कि सारी लेनी है, नहीं लेनी है, सारी लेनी है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आती है। घटना चक्र, ल्यूसेंट, PYQ ये बेसिक है। इतना अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गेम में नहीं हो, कॉम्पिटिशन में हो ही नहीं। अगर आपने अभी तक घटना चक्र को तैयार नहीं किया है हर सब्जेक्ट की, तो आप गेम में नहीं हो, ये मानना पड़ेगा आपको। और जिस इंसान ने PYQ तैयार कर लिए, घटना चक्र तैयार कर लिए, ल्यूसेंट तैयार कर लिए, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झारखंड के जाकर के क्वेश्चन लगाओ, आप राजस्थान के क्वेश्चन लगाओ, आप MP के क्वेश्चन लगाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन UPPSC एग्जाम्स, नॉट UPPCS, UPPSC एग्जाम्स। यानी कि चाहे वो UPPCS हो, चाहे वो ROE हो, या फिर जो अदर एग्जाम्स होते हैं वो हो, लाइक APO, be it PCSJ और एनी एग्जाम। तो आपको समझना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करना है। इन पर फोकस करोगे तो आप बहुत आगे आ जाओगे। इसके अलावा रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की जो मेरी क्लास है वो चलती रहेगी, उससे आपकी बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख करके परेशान है कि पेट का पेपर बहुत टफ आया है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्या अगर ROE का पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा। हाय तौबा मची हुई है। एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतनी भीड़ पेट के अंदर है, पेट का एग्जाम देने वालों की भीड़ कितनी है आपको मालूम है? उनके पास सीट कितनी है ये आपको भी मालूम है, कितनी वैकेंसीज आती हैं आपको भी मालूम है, कितनी क्लियर होती हैं आपको भी मालूम है, लेखपाल में कितनी थी आपको भी मालूम है।
हर इंसान का सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो जो भीड़ से बच्चे अलग आएंगे वो कैसे आएंगे, वो तभी आएंगे ना जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। इस चीज़ को समझो, पेपर हमेशा हलवा नहीं बनेगा, पेपर हमेशा ईजी नहीं आएगा, वरना तो फिर हर इंसान वो चीज़ कर लेगा ना। तो पेपर टफ आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर एब्सर्ड आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्यों पूछा गया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यू कांट डू एनीथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, रो लोगे, चिल्ला लोगे, ऐसे करके ये जो है इसको ऐसे करके फाड़ दोगे, इससे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझो, अगर आपको भीड़ से अलग हटना है तो हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, वो भी स्मार्ट वर्क के साथ में। बाकी चिल्लाते रहो, रोते रहो, अगर आपको दिक्कत है तो मत दो पेट का एग्जाम। ये बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, इसमें कुछ कर नहीं सकते ना। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं आप बताओ। आप केवल और केवल पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ढंग से सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। पेपर खराब हुआ पेट का तो चलो ठीक है, नेक्स्ट साल का देखो, अगर देखा है देना है। नहीं तो अगर आपको ये है कि अब आरो में कहीं ऐसा ना हो जाए, देखो पहले तो एक बेसिक चीज़ जानो, हर चीज़ को सेम तराजू में तोलना थोड़ा सा आप अवॉइड करो कि ये ऐसा हो गया तो ये भी ऐसा हो जाएगा। ये जो जजमेंट है ना, ये पास नहीं करनी चाहिए। UP-SSC एक डिफरेंट है, UP-PSC बिल्कुल डिफरेंट है। UP-PSS का एग्जाम अलग होता है, आर के एग्जाम में कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं, उसका फ्लेवर अलग है, उसका तरीका अलग है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो UP-PSS में जरूर आएंगे लेकिन आर में नहीं आएंगे। कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हैं जो आर में डेफिनेटली आएंगे लेकिन UP-PSS में नहीं आएंगे। जैसे अगर आप फोकस करोगे, अगर आपने अभी तक किया होगा तो आर में एग्रीकल्चर पूछा जाता है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4 आएंगे ही आएंगे। लेकिन UP-PSS में कोई जरूरी नहीं है कि आएंगे, एक आ गया तो आ गया, वरना कहो वो भी नहीं आएगा। सेंसस में UP-PSS में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, आर में 6-7 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और रैंडम फैक्ट्स आ जाएंगे, ऐसे फैक्ट आ जाएंगे जो आप सोचोगे अरे ये तो इतना डीप पूछ लिया, ये तो मुझे जानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वेस्ट बंगाल के बारे में जाकर के लिटरेसी पूछ लेगा, वेस्ट बंगाल की लिटरेसी रेट पूछ लेगा, या वहां पर मैन वुमेन का रेशियो पूछ लेगा, तो आपको लगेगा अरे हम तो यूपी में रहते हैं, यूपी का पूछना चाहिए था। बट नहीं, वो ऐसी चीजें करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ARO UP-PSC करवा रहा है तो इसका एक अलग है टेस्ट है, और जो UP-SSC है उसका एक अलग सीन है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उनको दोनों को कंपेयर मत करिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए खुद को। हमेशा इस तरीके की तैयारी करके ले जाइए, अपना दिमाग इस तरीके करके ले जाइए। अगर युद्ध में जा रहे हो तो सोच के जाओ कि मेरे यहाँ पे कट सकता है, हाथ में लग सकता है, टांगें टूट सकती हैं, सीने पे यहाँ पे तीर लग सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पीछे से उड़ता हुआ तीर आ जाएगा। तो खुद को ठोस बना के जाओ, वहाँ पर खुद को मजबूत बना के जाओ, अपनी जो शील्ड है ना वो लेके जाओ, अपने हाथ में तलवार जो है ना उसको शार्प करके लेके जाओ, अपने हाथ में लेके जाओ रिवॉल्वर। अगर तुम युद्ध में जा रहे हो तो वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते कि अरे उसने वहाँ पीछे से गोली मार दी थी, उसने वहाँ पे उसने वहाँ से 4 लोग आ गए थे, वहाँ पे 6 की बजाय 20 लोग आ गए थे, वो तो हाथी पे चढ़ के आ गए थे। अरे वो हो सकता है हाथी नहीं, वो घोड़े नहीं, वो सब चीज़ के साथ आ जाए, उसको तुम्हें हराना है, वो तुम्हें हराने आया है तो वो कुछ भी करेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि आर के लिए आपको मजबूत बन के जाना है, हर चीज़ तैयार करके जाओ। हर चीज़ तैयार करने का मतलब कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें कहीं पर भी कोई कोताही ना बरतो, कोई भी लापरवाही मत करो। ये प्रयास करो कि आप कैसे बेस्ट तैयारी करके जा सकते हो, बियर मिनिमम। अब उसमें अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, देखो एक बात ध्यान रखना, बेसिक्स ऑफ फंडा बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो इंप्लीमेंट करके देख लो, बहुत फायदा होगा। कभी भी एग्जाम में सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता है कि तुमने गलत क्वेश्चंस को या जो टफ क्वेश्चन है उनको गलत किया, ठीक है। फेल इसलिए इंसान होता है क्योंकि वो जो इजी क्वेश्चन है जो हर आदमी सही कर रहा है उसको तुम गलत करके आते हो। ये बात ध्यान रखना, और इसको टेस्ट पेपर में लगा के देख लो, इसको एग्जाम में लगा के देख लेना। जो आपके आसपास लोग बैठे हैं ना, जो आपके पीछे लड़की बैठी है, जो आपके पीछे लड़का बैठा है, जो आपके सामने भैया जी बैठे हैं, जो आपके सामने आंटी जी बैठी हैं, जो भी बैठी हैं, जो भी इंसान आपके सामने बैठा है, आपके रूम में बैठा है, उसको जो क्वेश्चन आता है वो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है। जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको ये देखना है कि जो बगल वाले सही कर रहे हैं मेरा वो सही हो, मैं उनसे पीछे ना हो जाऊं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो गलत कर रहे हैं वो आपने सही कर लिया तो आप उनसे ऊपर आ जाओगे। ये बेसिक फंडा है कंपटीशन का, समझो इसको। यही चीज़ बड़े लेवल पे होती है, 4-6 लाख 5 लाख 8 लाख जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके बीच में होती है। तो आपको उतने क्वेश्चंस को जरूर सही करना है जो बाकी कर रहे हैं। तो जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको गलत नहीं करने हैं, और जो टफ क्वेश्चंस है उनमें फिर ये देखो कि इसमें कैसे सही कर सकते हो। जैसे पहले मान लो कि 140 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 60 नंबर हिंदी के आएंगे, 60 क्वेश्चन, तो 140 जीएस के क्वेश्चन से पहले ये देखो इजी टू मॉडरेट कौन से हैं, 80 90 100 एक घंटे में जितने कर पाओ, 60 70 जो भी कर पाओ। तो पहले ये देखो इजी टू मॉडरेट मेरे सारे सही हो जाएं। देन उसके बाद में जो टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उन पे प्रॉपर मार्क कर लो, हल्का सा क्वेश्चन मार्क या समथिंग जो अपना आपका तरीका हो। देन उसमें ये चीज़ देखो कि भाई इसमें मैं कैसे आंसर निकाल सकता हूँ, उसमें भी फिर तरीका होता है। अब जैसे कोई टफ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस में से आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें ब्लाइंड गैस नहीं लेना है, तुक्का नहीं लगाना है। ये जो कुछ लोग आपको बताकर चले गए ना, उनको एक लाइन से पहले तो आज बैठ करके हटाओ उनको लाइफ से अपनी। जिनने ये बता दिया कि बस ऐसे ABCD तुक्का मार देना, 4 में A लगाया है तो 5वें में B लगा देना, क्योंकि ऊपर के 4 गोलों में A था तो अब इसमें B होगा। इस तरीके की जो इलॉजिकल
चीज़ें होती हैं ना, उनको अवॉइड कर दो पहले। तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। आयोग इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। वहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, वो 20-20 साल के, जो नौकरी के लिए आप जिसके लिए सोच रहे हो ना, वो 20 साल वो नौकरी करके वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए उनके पास इतना दिमाग है, उनको पता है कि इस तरीके की चीज़ें काम नहीं करने देंगे वो। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने 4 ऑप्शन हैं, उसमें आपको एक भी ऑप्शन नहीं मालूम है तो आप उसको अटैम्प्ट ना करें, ब्लाइंड गेस ना लें। 3 ऑप्शन में आप आए तो आपके पास 33% चांस हुआ कि वो सही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। देन अगर आप 2 ऑप्शन में आ गए तो फिर उसको अटैम्प्ट करिए, उसमें फिर आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है, 2 बचे हैं, तो उसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी इस तरह साइंटिफिकली स्मार्टली परस्यू करो। ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा और कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा उसको आपने अटेम्प्ट ले लिया। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है। 34 मिनट का वीडियो हो गया है। जितनी भी चीज़ें थी अगले 3 महीने के लिए मैंने वो शेयर कर दी हैं। इसके बाद से अब यहाँ से सिर्फ एक चीज़ रह गई है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। पूरी दम लगाओ यहाँ से। बाकी बस जो भी था वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। इस चीज़ से घबराओ मत कि पेपर इसका टफ आएगा, ईजी आएगा। पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा। अभी जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी उसके बाद में देख लेना कि कितने सारे लोगों ने OTR किया है या एक्चुअल में कितने सारे लोग एग्जाम देने वाले हैं। जब एग्जाम दोगे तो आपको पता लग जाएगा। 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकता है लोग फॉर्म इस बार भरने के बाद में एग्जाम दें। उनके बीच में अगर आपको आना है 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार लोगों में, जो भी एक 15 गुना के बाद में जितने भी लोग आएंगे, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो जो भीड़ आपके आमने सामने है ना, उनसे आपको आगे निकलना पड़ेगा। और उनसे आगे निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ज़्यादा घंटे पढ़ाई करो, ढंग से मेहनत करो। जब पढ़ाई करो तो उसके आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं हनी चिली खाने है, या मुझे आज मोमोज खाने हैं, या मुझे आज ये काम निपटाना है, या मुझे आज यहाँ पर ये शॉपिंग करनी है, या मुझे आज ये जरूरी काम करने जाना था। उस टाइम पर, पढ़ाई के टाइम पर ये सब मत करना। बाकी आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, इट डजंट मैटर मच। लेकिन पढ़ाई के टाइम पर जब पढ़ाई करो तो सीरियसली पढ़ाई करो। आपका पूरा फोकस गाइडेड मिसाइल की तरह एकदम होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, ये गोल है और मुझे यहीं पे हिट करना है। जरा सा भी आप चूके तो आप गए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और 3 महीने सिर्फ और सिर्फ खुद को डेडिकेट कर दो। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। बाकी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में शेयर कर लेना। वरदान अगर लेना हो आपको करंट अफेयर्स वाला तो आप मुझे मेल कर लेना। anuj.chaturvedi@gmail.com है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ब्रोशर वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच। लगे रहो। यहाँ से मैटर ये करता है कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो और कितने टारगेट्स को फोड़ रहे हो, ये मैटर करता है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है, मैटर नहीं करती है। समझो इस चीज़ को, लग जाओ।